बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। तमाम टॉपिक्स आपको चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया है। तो आज की इस वीडियो में इसी चैप्टर 2 के एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आपको सूटेबल आंसर्स बना के देंगे। जिस तरह से यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, इसी तरह से इनको तैयार कीजिएगा, पेपर में लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जितना क्वेश्चन उतना ही आंसर, ना थोड़ा लिखना है ना ज़्यादा लिखना है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, प्यार मोहब्बत दिखाएं। पीडीएफ के इंतजार में नहीं रहना, पहले इनको समझ लें, फिर मैं टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके आपने बेटे नोट कर लेने, अपने नोट्स खुद बनाएं। अच्छा बच्चा हमेशा अपने नोट्स खुद बनाता है, सही है जी। तो फिर स्टार्ट करते हैं 2.1। पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट में जरा गौर कीजिएगा। डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सिंपल आपसे कह रहा है कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करें। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसके अंदर वो बेशक ना भी कहे कि एग्जांपल्स दें, तब भी आपको डेफिनेशन करने के साथ साथ एग्जांपल देनी होगी। स्केलर क्वांटिटी की भी एग्जांपल मेंशन करनी होगी और वेक्टर क्वांटिटी की भी। कह दे तब भी अच्छी बात है, ना कहे तब भी इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हुए आप एग्जांपल मेंशन करेंगे, सही है ना। तो जिस तरह से मैं आपको आंसर लिख के दूंगा, इसी तरह से बेटे आपने तैयार करना, लिख के आइएगा, पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटी। तो फिर पहले हम स्केलर और क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। टॉपिक अगर आपने तैयार किया हुआ है, पहला टॉपिक डिटेल में आपको पढ़ाया था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, एग्जांपल दे दे के समझाई थी, है ना। तो अगर टॉपिक आपको तैयार है तो आप खुद इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले आप स्केलर क्वांटिटी की हेडिंग लगाएंगे, प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे। अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट एंड हैज नो डायरेक्शन। उसको क्लियर करना है कि भाई ये चीजें जरूरी हैं और ये इस चीज की जरूरत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड, दो चीजें जरूरी हैं स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, नंबर 1 मैग्नीट्यूड और नंबर 2 यूनिट। हाँ, डायरेक्शन इसमें नहीं जरूरी, ठीक है। तो आप लिख दें एंड हैज नो डायरेक्शन। तो ये हमने प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन कर दिया स्केलर क्वांटिटी को। अब इसमें एग्जांपल्स भी मेंशन करनी होगी, वो कहे ना कहे आपने एग्जांपल बेटे इसमें मेंशन करनी है। तो मैस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, और इसके अलावा आप मेंशन कर दें बेटे स्पीड, और भी आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं एटसेट्रा, ठीक है जी। वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। यहां पे बेटे ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं समझानी, टॉपिक देखेंगे तो उसमें हमने एग्जांपल दे दे के हर एक चीज समझाई हुई है, यहां पे सिर्फ आपको आंसर्स देने हैं, समझाने हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब इसमें तीन चीजें जरूरी हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट और नंबर 3 स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्लियर? तो एग्जांपल्स में क्या मेंशन करेंगे? जैसे फोर्स आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, समझाई थी ये सारी चीजें, फोर्स। उसके बाद बेटे वेलोसिटी, और भी आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। अब जी सेकंड क्वेश्चन है जी 2.2। अब ये अलग से आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, के 5 एग्जांपल्स आप स्केलर क्वांटिटी की बताएं, मेंशन करें, और इसी तरह से 5 वेक्टर क्वांटिटी की। तो ये अलग से क्वेश्चन है, तो इसमें आप लिखें, मैं आपको लिखवाता हूं। यहां पे मैंने आंसर नहीं मेंशन किया हुआ, मैं आपको बता देता हूं, आप जल्दी से लिख ले। पहले स्केलर क्वांटिटी की हेडिंग लगाएं, उसमें आपने 5 एग्जांपल्स मेंशन करनी है। तो एग्जांपल्स की हेडिंग लगा के नंबर 1 मैस, नंबर 2 टाइम, नंबर 3 स्पीड, नंबर 4 डिस्टेंस या लेंथ लिख ले, सही है, डिस्टेंस। नंबर 5 डेंसिटी या इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने 6 बताई हैं, आप 5 नोट कर लें, क्लियर। उसके बाद जी वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स की हेडिंग मेंशन करें। तो वेक्टर क्वांटिटीज में आप लिखे जी फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, उसके बाद वेट, उसके बाद आप लिख लें जी मोमेंटम, P = mv होता है ना, आगे पढ़ेंगे आप डिटेल में, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। 5 हो गई। उसके बाद एक और लिख ले एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 6 मैंने उसकी बता दी, 6 उसकी, आपने कोई सी 5 बतानी है, ठीक है। 5 ही बतानी है, 6 मैं बता रहा हूं, आपने 6 नहीं लिखनी, जितना क्वेश्चन उतना ही आंसर, ठीक है ना। अब आ जाए जी 2.3 की स्टेटमेंट देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं, ये भी पहला ही टॉपिक था जिसके अंदर आपको वेक्टर्स की एडिशन मैंने सिखाई थी। तो वेक्टर्स को हमने ऐड किया था ना, किस मेथड से? हेड टू टेल रूल सिखाया था, बस उसी के बारे में आपने लिख देना है। तो बेटे सबसे पहले देखें, हेड टू टेल रूल इज अ ग्राफिकल मेथड। ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। उसको बताना है कि हेड टू टेल रूल जो है ये एक ग्राफिकल मेथड है,
सही है। अब इसमें हमने किस तरह से वेक्टर्स को ऐड किया था वो जरा जिस तरह से किया था वैसे लिखते जाएंगे और साथ साथ थ्योरी मेंशन करते जाएंगे। ड्रॉ करें वेक्टर्स को और फिर साथ साथ थ्योरी मेंशन कर दें। तो पहला स्टेप मैंने 3 स्टेप्स इसके बना दिए ताकि तैयार करने में आसानी रहे। स्टेप 1 मेंशन करेंगे, पहले ये जरूर मेंशन करेंगे हेड टू टेल रूल इज अ ग्राफिकल मेथड। अब स्टेप 1 ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर। भाई एक पहले वेक्टर ड्रॉ करें क्योंकि ग्राफिकल मेथड है ना हेड टू टेल रूल, तो आपको एक पहले वेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो बेटे मैं यहां पे ये एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। लो जी ये मेरे पास आ गया जी वेक्टर ए, ठीक है जी वेक्टर ए मैंने ड्रॉ कर दिया, क्लियर। उसके बाद स्टेप 2 में आएंगे, ड्रॉ द सेकंड वेक्टर सो दैट इट्स टेल इज एट हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। कहता अब सेकंड वेक्टर आपने ड्रॉ करना है जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे हो। तो फिर यही फर्स्ट वेक्टर आप दोबारा लें, यहां पे ये मैं दोबारा लेता हूं जी। ये आपके पास यही था ना फर्स्ट वेक्टर, ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर था ए, सही है। अब वो कह रहा है इस फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आप सेकंड वेक्टर की टेल को ऐड करें। तो ये है बेटे मेरे पास सेकंड वेक्टर, ये देखें। तो इसको मैं नाम दे देता हूं वेक्टर बी। तो ये सेकंड वेक्टर आ गया। तो फिर से सुन ले, ड्रॉ द सेकंड वेक्टर सो दैट इट्स अ टेल। सेकंड वेक्टर को जो आपने ड्रॉ किया उसकी टेल, ये देखें ये उसकी टेल इज एट हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल है कि नहीं है? है। तो इस तरह से आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब जब स्टेप 3 में जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, स्टेप 3 में पहले इन दो को लिख ले, जैसे ये है, ये हमारे पास था जी वेक्टर ए, सही है। फिर उसके बाद इसी चीज को उठा के लेके आएंगे ना स्टेप 3 में, ये आपके पास आ गया जी वेक्टर बी, सही है। अब आएंगे स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में देखें क्या कह रहा है, ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय ड्राइंग अ वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। कहता अब एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करें जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल पे हो। तो ये है ना फर्स्ट वेक्टर, तो इसकी टेल पे रिजल्टेंट की टेल होनी चाहिए, ये इस तरह से बेटे। लो जी ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। ये भी बहुत अच्छे से आपको डिटेल में टॉपिक पढ़ाया था, सही है। तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना है ना, तो ए प्लस बी। लो जी आपके पास रिजल्टेंट आ गया। यही थी हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखें फिर से, ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय ड्राइंग अ वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये रिजल्टेंट को हमने ड्रॉ किया जिसकी टेल देखें फर्स्ट वेक्टर की टेल पे है, टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और उसी रिजल्टेंट का जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड पे हो। तो देखें लास्ट वेक्टर बी है ना, सेकंड वेक्टर, लास्ट ज्यादा वर्ड अच्छा है, कल को 3 हो जाए 4 हो जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर आपने लास्ट से ही तो ऐड करना है ना रिजल्टेंट को, सेकंड से तो नहीं करना। तो इसलिए लिखना जरूरी था। तो बेटे ये देखें रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल पे ऐड है और लास्ट वेक्टर के हेड पे रिजल्टेंट का हेड है। तो ये रिजल्टेंट की कंडीशन कंप्लीट हो गई। तो ये है आपके पास हेड टू टेल रूल मेथड, ठीक है जी। अब है जी 2.4, तो व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। सिंपल आपने बताना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है और स्पीड टाइम ग्राफ क्या है। टॉपिक आपको बड़ी डिटेल में दोनों पढ़ा के आया हूं। तो अब किस तरह से यहाँ पे आंसर लिखेंगे देखते हैं जी। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेडिंग लगाएंगे। ग्राफ क्या है? ग्राफ एक पिक्टोरियल वे है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वो जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हें हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं, जिसमें से एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट को हम अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं और इंडिपेंडेंट को अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सारी बातें पीछे पढ़ा के हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं है, बस आप किस तरह से आंसर लिखेंगे वो देखें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? अ डीटी ग्राफ शोज हाउ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करता है कि भाई डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आप, इसका मतलब 2 वेरिएबल आ गए, एक डी और एक टी, जिसमें से एक क्या होगा डिपेंडेंट और एक क्या होगा इंडिपेंडेंट। तो वो 2 पॉइंट्स आप मेंशन कर देंगे कि डिस्टेंस को आप प्लॉट करेंगे ऑन वाई एक्सिस और टाइम टी को आप प्लॉट करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये देखें अलोंग एक्सिस आपने टी को मेंशन कर रखा है और अलोंग वाई एक्सिस आपने क्या लेना है बेटे? डी लेना है, डिस्टेंस। तो इस तरह से आपके पास ग्राफ आ गया। अब इसके बीच में भी कोई लाइन नहीं लगानी, वो टाइप्स में मेंशन करते हैं हम। यहां पे टाइप्स का जिक्र तो नहीं कर रहा, वो कंडीशन तो हमें कोई नहीं दे रहा। देखिए ना पीछे आपको ग्राफ पढ़ा के आया हो ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगर वो कह दे कि बॉडी रेस्ट पे है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है। इसी तरह से वो कह दे कि एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करें।
तो वो भी आपको सिखा के आया हूँ, पढ़ा के आया हूँ। तो वो आपके पास इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आ जाती है, या कोई कर्व हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो अभी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मेंशन करना। अभी जितना क्वेश्चन उतना आंसर बेटे। अब जो मर्जी लाइन आ जाए, ग्राफ आ जाए, है वो अगर dt, तो उसका स्लोप किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा, पीछे सिखा के आया हूँ, ग्रेडियंट वाला टॉपिक याद है ना। तो इसका स्लोप निकालें, स्लोप इज इक्वल टू y ओवर x, तो y पे क्या है d ओवर t, तो d ओवर t किसके इक्वल है, स्पीड के इक्वल। तो फिर ये लाजमी लिख दीजिएगा कि द स्लोप ऑफ द लाइन, कोई भी लाइन हो सकती है वो अलग बात है, ऑफ अ dt ग्राफ, हाँ dt ग्राफ का जो स्लोप है वो बताता है हमें अबाउट द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्पीड के बारे में बताता है। सिंपल आप याद रखें कि dt ग्राफ का स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर। अब आ जाए जी आपके पास नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसी तरह से इसको भी आप लिखेंगे कि a vt ग्राफ शोज हाउ द स्पीड चेंजेस विद टाइम, कि भी स्पीड में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये स्पीड टाइम ग्राफ शो करता है। तो अलॉन्ग y एक्सिस आपको अब v लेना होगा और अलॉन्ग एक्सिस आप t को मेंशन कर दें, यही दो पॉइंट्स भी बना दें। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम अलॉन्ग y एक्सिस लेंगे और टाइम t को हम अलॉन्ग x एक्सिस। क्लियर जी। अब अगली बात, अब स्पीड टाइम ग्राफ है, ग्राफ जिस तरह का मर्जी हो वो कंडीशंस देगा, वो हम टाइप्स अभी डिस्कस नहीं कर रहे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो सकती है कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। सारी चीजें मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी डिटेल में। वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन भी ग्राफ हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, जिस तरह का मर्जी ग्राफ आ जाए, वो एक अलग बहस है। ठीक है, फिलहाल आपने क्या करना है कि स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बताना है, तो ये हम ग्राफ के बारे में बता रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप किसकी इंफॉर्मेशन देगा, ये भी पीछे पढ़ा के आया हूं। स्लोप निकालें y ओवर x, v ओवर t, तो v ओवर t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो फिर यही लिख दें कि स्लोप ऑफ द vt ग्राफ टेल्स अस अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, कि जो vt ग्राफ होता है, बस vt ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल आएगा जी, एक्सेलरेशन के। हाँ, अगर आपने कोई कर्व या कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया, उसने कंडीशन दे दी, फिर उसका आपको एरिया भी निकालना पड़ता है। तो ये सेकंड कंडीशन भी याद रख लीजिएगा कि अगर vt ग्राफ है तो उसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ये भी मैंने आपको ग्राफ वाले टॉपिक में सारी चीजें कैलकुलेट करना सिखाई थी। अब है जी क्वेश्चन 2.5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा स्टेटमेंट गौर से सुनिएगा बेटे। फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डज दिस इंप्लाई दैट अ हेवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। कहता है सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो चीजें जमीन के करीब गिर रही हैं, इस बात का मतलब यह है कि भारी चीज हल्की चीज से ज्यादा तेजी से गिरेगी। तो हम कहेंगे नहीं, इस बात का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए, नो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ विद द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि जो चीजें जमीन के करीब गिर रही हैं सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, मतलब उन दोनों बॉडीज पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं। डू नॉट इंप्लाई दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। तो सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो चीजें जमीन के करीब गिर रही हैं, तो इस बात का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जो भारी चीज है हल्की चीज से ज्यादा तेजी से गिरे। सही है। सो बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल फॉल एट द सेम रेट। तो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम रेट के साथ नीचे गिरेंगे। इफ, हाँ आगे कंडीशन सुन लें, इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, अगर वहां पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन को आप इग्नोर कर रहे हैं, तब वो सेम रेट के साथ दोनों ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरेंगे। तो ये आपके पास 2.5 वाले क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। अब जी क्वेश्चन 2.6, द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशन नॉट बोल्ड फेस। वो कहता है समटाइम्स ना हम वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उन लेटर्स को ना तो बोल्ड किया होता है ना ही उनके ऊपर एरो पुट किया होता है। हाउ इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड, तो फिर उस टाइम हम डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटीज, लेकिन उनको ना तो बोल्ड किया हुआ है ना उनके ऊपर एरो लगाया हुआ है, तो फिर हम वहां पे डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करते हैं। तो इसके लिए 2-3 मेथड वो आपको बता देते हैं। तो आंसर देखते हैं जी, व्हेन वेक्टर क्वांटिटीज आर रिटन इन स्केलर नोटेशन द डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय, नंबर 1 आपको तरीका बताते हैं, यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को यूज करके आप डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि एक कार 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही है। अब देखिए, मैंने ये तो नहीं बताया ना किस डायरेक्शन में, बस ये कहा कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस में डायरेक्शन इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, लेकिन उस 50 के साथ देखिए मैंने सिर्फ 50 बोला है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर का मतलब फिर क्या होगा कि ये है ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो देखिए, ये इधर अगर हम चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर, और इधर अगर चलेंगे तो नेगेटिव। तो मैंने 50 बोला है ना जस्ट, तो फिर इसका मतलब हमारी कार 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये इस तरफ जा रही होगी, मतलब ईस्ट की तरफ। तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन आ तो गई है, लेकिन वो पॉजिटिव साइन ने हमें इंडिकेट किया ना कि भाई इस तरफ आपकी गाड़ी जा रही है, तो ये डायरेक्शन आ गई। इसी तरह से अगर वो कह दें नेगेटिव 50, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि इस वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही होगी, या कह लें कि रिवर्स आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव
साइन को यूज करके भी डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास है एडिंग अ डायरेक्शनल एंगल। एंगल जो होता है ना फिजिक्स में, वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एक वेक्टर ड्रॉ करें 45 डिग्री पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो फिर इस बात का मतलब क्या होगा कि देखें ये आपको वैसे ही पता है कि भाई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला है ना उसने 45, तो इसका मतलब हाफ बनता है, तो ये टोटल 90, तो इसका हाफ ये ऐसे बनता है। ठीक है, तो अब देखें थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब जैसे ही आप यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो 45 पे है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपके पास ये क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। तो देखिए अब जो भी चीज है, जो भी वेक्टर है वो आपका 45 पे ड्रॉ हो गया, तो ये डायरेक्शन आ गई ना। तो एंगल जो है वो भी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। इस तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द एंगल। उसके बाद नंबर 3 पे मैं बता रहा हूं, वैसे दो बहुत हैं, दो बता दें, लेकिन तीसरा है यूजिंग यूनिट वेक्टर। अब उसने तो नहीं बोला ना कि भाई यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम कह सकते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर को भी यूज करते हुए हम डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। कैसे? आई कैप, जे कैप, के कैप, जो ऊपर मैंने हैट यूज की हुई है, ठीक है, अलोंग एक्स, वाई एंड जी डायरेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि जैसे डायरेक्शन आपके पास प्लेन होती है ना, तो उसमें आपको पीछे पढ़ा के आया हूं कि टू प्लेन का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट डायरेक्शन लेते हैं उसे आई कैप कहते हैं। ठीक है, बस ये याद कर ले, रट्टा मार ले कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा यूनिट डायरेक्शन क्या लेते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेते हैं बेटे, जे कैप। इसी तरह फिर जब हम स्पेस की बात करते हैं, 3 प्लेन की बात करते हैं, तो उसमें जी आ जाता है। ठीक है, तो जी के अलोंग जो हम यूनिट डायरेक्शन लेते हैं उसे के कैप कहते हैं। बस इसको तो रट्टा लगा लेना। ठीक है, साइन कन्वेंशन सेट की हुई है, बस इसको फिर ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक वेक्टर है जी हमारे पास 5i, मैं सपोज करें आपसे कहता हूं कि एक वेक्टर है 5i, सही, इस तरह से। अब मुझे बताएं, देखिए मैंने सिर्फ इतना बोला है कि 5i, इसमें कोई मुझे तो डायरेक्शन नजर नहीं आ रही ना, लेकिन डायरेक्शन है। कैसे पता चलेगा? 5i का मतलब है कि 5 उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और उस वेक्टर को आप i कैप का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ करें। तो देखें ये है ना आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम 5i का मतलब होगा 1 2 3 4 5, तो मतलब यहां से यहां तक एक वेक्टर को आप ड्रॉ करेंगे, तो ये बन जाएगा 5i। अब देखें डायरेक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल आ गई ना अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर को भी यूज करके डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर? तो 3 मेथड मैंने आपको बता दिया, आपको इसे 2 याद कर ले। अब आ जाएंगे 2.7 की तरफ चलते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म? अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो फिर उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। गिव रीजन बताएं। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम कैसे आंसर देंगे? देखें, नो इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म, क्योंकि उसने ये तो कोई बात नहीं की ना कि भाई स्ट्रेट लाइन में बताएं, कोई स्पेसिफिक केस तो नहीं मेंशन किया। उसने सिंपल ये कहा कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इस बात का मतलब क्या है कि भाई उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। रीजन दें, हम कहेंगे नहीं, नो इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इट्स वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली बी यूनिफॉर्म, तो जरूरी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो। This is because velocity is a vector quantity, क्योंकि velocity vector quantity है, that depends on the both magnitude and direction। तो इसमें 2 चीजें जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ प्रॉपर यूनिट तो होगा ना, साथ में डायरेक्शन भी जरूरी है, जबकि स्पीड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। सही है। इन केस ऑफ, अब देखिएगा, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का एक ऐसा केस है जिसमें हमने ये देखा है कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट। बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, सही है, बट इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में डायरेक्शन आ रही है, और डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये देखें, ये सर्कल है ना, अब सपोज करते हैं एक बॉडी ना इस सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ये एक बॉडी है। अब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव तो कर रहा है, तो बॉडी की स्पीड क्या है, कांस्टेंट, तो क्या इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी? हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये जब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो जब आप इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में आ जाती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो आ गई स्पीड, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो इस टाइम इस बॉडी की डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट टू द पॉइंट। ये इस पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचेगा तो इस टाइम इस बॉडी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट टू द पॉइंट, ये वाली। अब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही है बेटे, सही है। जब इधर बॉडी पहुंचेगा तो उस टाइम वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, जब इधर बॉडी पहुंचेगा तो उस टाइम वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अब देखिए डायरेक्शन में क्या आ रहा है, चेंज। तो मैं पीछे पढ़ा के आया था, मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या डायरेक्शन में चेंज आ जाए या टाइम दोनों में चेंज आ जाए। तो अब देखिए डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहां पे अब शाबाश बोले, यहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो यही बात हमने यहां पे लिख दी है। अब चलते हैं जी 2.8 की तरफ। इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी? नंबर 2, कांस्टेंट स्पीड। वो कहता है कि क्या यह मुमकिन है कि एक बॉडी एक्सेलरेशन रखता है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे? फिर दूसरे नंबर पे बताएं कि क्या यह मुमकिन है कि एक बॉडी एक्सेलरेशन रखता है जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे? तो दोनों केस को अलग अलग मेंशन करेंगे। पहले देखते हैं नंबर 1, कांस्टेंट वेलोसिटीज। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में देखते हैं कि नो, अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कभी भी एक्सेलरेशन नहीं रखेगा। याद करें, एक्सेलरेशन का जिक्र आ रहा है तो मैंने क्या कहा था, जैसे एक्सेलरेशन का नाम आए तो अपने फॉर्म कहना चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी।
कि चेंज इन वेलोसिटी जरूरी है एक्सेलरेशन के लिए। अब वो कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप समझ जाएं कि भाई यहां तो एक्सेलरेशन हो नहीं सकता। तो नो, अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो कभी भी एक्सेलरेशन नहीं रख सकता। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर इस बात का मतलब बनता है देन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, व्हिच मींस द एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो इस बात का मतलब है कि 100% एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब यदि कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी मूव करे तो फिर क्या एक्सेलरेशन रखेगा, तो हम कहेंगे इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल। हाँ, सर्कल के केस में अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तब भी वो एक्सेलरेशन रखता है। कैसे पता चलेगा, देन यस दैट बॉडी हैज एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसमें क्या आ रहा है बेटे, देखें चेंज आ रहा है, तो अब यहां एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो चेंज आ गया है ना, तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। सही है, तो इस तरह से डेरिवेशन आपने 2.8 वाले का आंसर देना है, और यहां पे 2.7, 2.6 और 2.5।